वृद्ध लोगों के लिए या बच्चों के लिए दिक्कतें आती हैं, वो भीड़ में कुचल जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, कॉरिडोर आप बना भी देंगे तो बाहर की जगह तो आप साफ कर लेंगे, क्या मंदिर के अंदर आप इतना स्पेस पैदा कर लेंगे? उसमें तो उतना ही व्यक्ति आ पाएगा ना जितना आ जा रहा है। कॉरिडोर बनने के बाद क्या वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। केवल ये जगह आगे पीछे की कार पार्किंग के लिए और वैसे जगह फैल जाएगी। क्या होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हमें इसके आंसर चाहिए और हमें किसी ऐसे व्यक्ति से इसके आंसर दिलवाइए जो वृंदावन में बहुत समय से रह रहा हो। तो हमारे भैया हैं जो वृंदावन में बहुत ज़्यादा समय से रह रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीश शर्मा है और पेशे से अधिवक्ता हूँ। मथुरा बार एसोसिएशन में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, तकरीबन आपको वृंदावन में कितने वर्ष हो गए होंगे? मेरा जन्म यही हुआ है वृंदावन में। मतलब 49 साल, 48-49 साल, लगभग 48-49 वर्ष भैया को इस श्रीधाम वृंदावन में हो चुके हैं। तो भैया मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज से 40 साल पहले का जो वृंदावन था और आज का जो वृंदावन है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर तो काफ़ी आ गया वृंदावन में। पहले वृंदावन बहुत छोटा था जी, और हमें अच्छी तरह से याद है कि यहाँ इस्कॉन गौशाला तक आना हो या अटल्ला तक जाना हो तो वहाँ के बाद आबादी लगभग ख़त्म हो जाती थी। हमारे वृंदावन में आप पागल बाबा मंदिर है, उससे आगे लुटेरिया हनुमान है जी। तो लुटेरिया हनुमान, इसीलिए वहाँ पर नाम पड़ा लुटेरिया हनुमान, क्योंकि वहाँ पर दिन दिहाड़े भी कभी कभी लूट हो जाया करती थी, इसीलिए उसका नाम लुटेरिया हनुमान पड़ा। जी, जी। तो इतनी छोटी आबादी थी कि रामकृष्ण मिशन या आप इधर आ जाएंगे बिहार जी मंदिर के बाद आबादी ख़त्म हो जाती थी जी। और लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे और बहुत छोटी आबादी थी। बड़ा सुंदर माहौल था जी। और ख़ासकर यमुना की स्थिति देखें तो बचपन में जब मैं यमुना नहाने जाता था तो एकदम शुद्ध जल, निर्मल जल, कभी भी आप उठा के उसे पी लो। और लगभग सभी मंदिर, देवालय, आश्रमों में यमुना जल से ही भोजन प्रसादी बनाई जाती थी। सुबह 4 बजे उठ के वहाँ पे सेवादार जाते थे, यमुना जल लेके आते थे और भगवान का प्रसाद तैयार होता था। लेकिन आज की आप स्थिति देख लो, यमुना की वो दुर्दशा हो गई है कि आचमन लेने में भी बड़ी परेशानी होती है। जो भक्त आते हैं बाहर से, तो यमुना जी की जो दुर्दशा हमने अपनी आंखों के सामने देखी, इसका बड़ा दुख होता है हमें। अच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 40 वर्षों से अब तक बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है समय के अनुसार। हाँ, मतलब ये कि विकास हो चुका है। जो मूल इसकी वृंदावन का जो मूलभूत ढांचा है, जो मूल प्रकृति है, वो खो चुकी है। तो ये जो कॉरिडोर का ये मुद्दा चल रहा है, ये भी तो एक तरीके का विकास ही है ना। तो इसमें क्या मतलब आपत्ति क्या हो रही है लोगों को? देखिए, आपत्ति कुछ भी नहीं होती, लेकिन जो मूल प्रकृति होती है किसी भी चीज़ की, आप अगर मूल अवस्था है, अगर उसको अगर आप बिगाड़ोगे, उसको छेड़छाड़ करोगे उस चीज़ से जी, तो उसका वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। अगर कोई पेड़ है, अगर अब उसको काट छाट कर दो, ये साहब ये तो बहुत सुंदर हो जाएगा, लेकिन उसकी जो मूल प्रकृति थी उस वृक्ष की जी, वो खराब हो जाएगी। तो अब हमारे यहाँ मूल प्रकृति थी कि छोटी छोटी कुंज गलियाँ, ब्रजवासी आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से प्यार से रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना। और जो विकास जब से आ गया है तो उससे क्या, वो उसकी जो मूल प्रकृति है वृंदावन की, वो समाप्त हो रही है। लेकिन ये जो कुंज गलियां हैं वो तो तब बनी ना जब वहाँ पे घर वगैरह बन गए। नहीं, देखो, कुंज गलियाँ तो शुरू से ही हैं, लेकिन जब से हम पैदा हुए तो हमारे सामने कुंज गलियाँ थी पहले से ही। अच्छा। और हम उन कुंज गलियों में भी खूब खेले कूदे, आना जाना हमारा रहता था। अच्छा, बाकी तो देखा जाए तो मूलभूत रूप से वृंदावन तो बनी था पूरी तरह से, क्योंकि वृंदावन तुलसियों का वन जी, ये तो एक वन है ना, तो पूरा ही वन था, लेकिन धीरे धीरे मकान बने तो उससे कुंज गलियों का निर्माण हुआ जी, और जी। भगवान कृष्ण की ये क्रीड़ा स्थली है। अच्छा, तो ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न था कि जो कॉरिडोर वाला मुद्दा है, फिलहाल जो श्रद्धालु इसका बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि शायद हम ये कॉरिडोर नहीं बनेगा तो इसी प्रकार से जो है अनहोनियां होती रहेंगी। बांके बिहारी मंदिर में अभी जो अक्षय तृतीया थी, लास्ट वाली जो अक्षय तृतीया थी, उसमें भी आप जानते हैं कि कई जने थे जिनके प्राण चले गए उस भीड़ भाड़ में। तो कॉरिडोर तो शायद आई थिंक अच्छा मुद्दा है ना। नहीं, देखिए, कॉरिडोर अच्छा मुद्दा है, लेकिन आप ये सोचिए, कॉरिडोर आप बना भी देंगे तो बाहर की जगह तो आप साफ कर लेंगे, क्या मंदिर के अंदर आप इतना स्पेस पैदा कर लेंगे? तो इसका ऐसा कुछ लग रहा है मंदिर कि के, बिहारी जी मंदिर के अंदर जो प्रांगण है उसमें तो उतना ही व्यक्ति आ पाएगा ना जितना आ जा रहा है। कॉरिडोर बनने के बाद क्या वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। केवल ये जगह आगे पीछे की कार पार्किंग के लिए और वैसे जगह फैल जाएगी। लेकिन क्या प्रांगण के अंदर जो बिहारी जी मंदिर का मेन जो कंपाउंड है, क्या उसको आप बढ़ा लेंगे? वो तो उतना ही रहेगा, भीड़ तो उतनी फिर भी आएगी जी। तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? इस पे आप सोचिए, इस पे विचार करिए। तो फिर इसका कोई अदर ऑप्शन है कि कॉरिडोर की जगह कोई अदर ऑप्शन किया जाए कि हाँ, जिससे ये भीड़ कंट्रोल हो जाए? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। अगर आप सोचेंगे तो ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करें और व्यक्ति को टाइम दिया जाए कि भाई इतने
समय से इतने समय में आपका नंबर है, आप आके दर्शन कर सकते हैं। हम्म, तो इससे मेरे हिसाब से भीड़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ये सब मेरा व्यक्तिगत राय है। अगर इस पर प्रशासन एक्शन ले तो मुझे लगता है कि काफ़ी, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके टाइम दिया जाए, जैसे माता वैष्णो देवी में होता है जी जी। और दूसरे मंदिरों में होने लगा है, तो उससे लगभग श्रद्धालु को ये निश्चित हो जाएगा कि भाई हमारा टाइम इतने बजे से इतने बजे तक है, आप जाकर दर्शन आराम से कर सकते हैं। जी तो उससे वो जो हापाथापी होती है, भागदौड़ मचती है, लोग भागते हैं और ये स्टैम्पीड होता है, इसकी वजह से जो व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, खासकर वृद्ध लोगों के लिए या बच्चों के लिए दिक्कतें आती हैं, वो भीड़ में कुचल जाते हैं, उससे अनहोनियाँ हो जाती हैं। तो ये काफ़ी हद तक रुक जाएगी, ये हमारा सोचना है। बाकी तो भाई मंदिर प्रशासन के हाथ